नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare पे। मित्रों, अभी तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज जीएस शुरू हुआ है और जीएस में आज इन्वायरमेंट शुरू हुआ है और आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में गिद्धों की, ठीक है, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो एक दर्द निवारक दवा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए है, डिक्लोफिनेक सोडियम दवा का अत्यधिक प्रयोग। डिक्लोफिनेक सोडियम ये एक जो है दर्द निवारक जो है दवा होती है, जो किसको दी जाती है? पशुओं को दी जाती है और फीवर की भी दवा होती है। जब ये दवा पशुओं को दी जाती है और वो पशु जब दवा खाते हैं और खाने के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पशु का जो मांस होता है, अगर जब गिद्ध खा लेते हैं तो गिद्ध जैसे ही खाते हैं तो उनके 30 दिन के अंदर, यानी जो 30 डेज होता है, 30 डेज के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो यही एक कारण है कि जो डिक्लोफिनेक सोडियम का जो इतना अत्यधिक प्रभाव है, इसके वजह से सारे गिद्ध जो है मर गए। इवन कि एक सर्वे के मुताबिक जो है एक आया है कि जो नेपाल, ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान और भारत सबको मिला के लगभग 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी पिछले 10 वर्षों में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गिद्धों के मरने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक जो है दवा आती है, वो पशुओं को दी जाती है, वही उसका मुख्य कारण है उनके मृत्यु का। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मॉरिशस में कौन एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोडो। ठीक है मित्रों, डोडो एक पौधा होता है, लेकिन जो इसका असली नाम है, वो है टम्बला कोक। क्या नाम है? टम्बला कोक, टम्बला कोक, ये इसका असली नाम है टम्बला। इसको डोडो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मॉरिशस में एक डोडो नामक पक्षी पाई जाती है जो टम्बला कोट वृक्ष के प्रजनन में बहुत ही सहायक होती है। वो पक्षी, डोडो पक्षी क्या होगी, धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गई। ठीक है ना, तो जब पक्षी विलुप्त प्राय हो गई क्योंकि इनके प्रजनन में सहायक का काम करती थी, तो ये वृक्ष भी विलुप्त प्राय हो गया। कौन सा? टम्बला कोट। तो उस डोडो पक्षी के नाम पे ही इसका भी नाम डोडो ही वृक्ष पड़ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका जो नाम है वो डोडो वृक्ष के ही नाम से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है टम्बला कोट है, ये भी आप जान लें। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स मित्रों एक चमगादड़ की प्रजाति होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? एक चमगादड़ की प्रजाति होती है और इसे जो कहते हैं ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट। इस पक्षी को, इसको ये भी बोलते हैं, इस पक्षी को क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, जो एक चमगादड़ की प्रजाति होती है। क्या उसको बोलते हैं? फ्लाइंग फॉक्स। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था? ठीक है ना, तो रामसर ये ईरान में एक जगह है मित्रों। ठीक है ना, ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पे जो है ये सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका जो है 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और किस विषय पर हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित इस विषय पर चर्चा के लिए रामसर में एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है ना, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वेटलैंड दिवस किस दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? वही वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो रामसर में जो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? हमने बताया ना, 2 फरवरी 1971 को। तो जो 2 फरवरी को ही जो क्या घोषित कर दिया गया, वेटलैंड
वेटलैंड दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ठीक है मित्रों, गुजरात में सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि पाई जाती है। और दूसरे जो नंबर पे है वो है हमारा क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 2012 में। तो इसका जो सही हुआ था 11 दिसंबर सन 2000 में। ठीक है ना, दिसंबर 2000 में ये संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, और उसका जो एक्चुअल डेट है 11 दिसंबर सन 2000 में पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ठीक है मित्रों, तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जो है जगह है सैन फ्रांसिस्को में एक सिकोया प्रजाति का वृक्ष पाया जाता है, जो अब तक का सबसे लंबा वृक्ष है। इसकी जो लंबाई है वो है 379 फीट, और लगभग इसको 115.5 मीटर ये लंबा अब तक का, मतलब इतनी हाइट का अब तक ये सबसे लंबा वृक्ष है अब तक का इस समय। इससे लंबा कोई भी इस समय वर्ल्ड में वृक्ष नहीं पाया जाता। जो कौन सी प्रजाति का होता है? शिकोया प्रजाति का होता है। कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं या पेड़ पौधे जो सबसे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है ना, तो इसमें न्यूनतम की पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सबसे न्यूनतम कहाँ पे उगते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गहरे सागर में। ठीक है मित्रों, क्योंकि गहरे सागर में क्या होती है कि जब कोई भी पौधा होता है उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए जल के साथ साथ सूर्य की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। तो जो गहरा सागर होता है, समुद्र होता है, उसके नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, तो जिससे वो पौधा क्या होता है कि विकास नहीं कर पाता, यानी वहाँ पे उत्पन्न ही नहीं होगा। तो अगर यही जस्ट उल्टा पूछ दे कि अधिकतम, ठीक है ना, तो अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो जो अधिकतम उत्पादन होता है वो मित्रों होता है हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा आता है? चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच होती है लाइन 0 डिग्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये क्या होता है? साउथ पोल हो जाता है। ठीक है ना। तो जो 0 डिग्री के ऊपर एक रेखा है 23.5 अंश, ये उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अक्षांश हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है ना। अब दक्षिण की यानी साउथ की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ कितना आएंगे? यही ठीक 23.5 अंश, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, दोनों के बीच की जो जगह होती है ये होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे इसी क्षेत्र में उगते हैं। जो पृथ्वी के इसी क्षेत्र में, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा अधिकतम जो है उत्पादन होता है, और न्यूनतम उत्पादन गहरे सागर में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। ठीक है ना। हमारी जो यूएन है यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया कि जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए 22 मई को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय विश्व जैव विविधता दिवस घोषित कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 के ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव क्या है? ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हरित गृह प्रभाव का असर पड़ रहा है? तो इसको जो पहचानने की जो क्षमता होती है, यानी इन चारों ऑप्शन में देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। क्या है भाई? गैस कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे जो पृथ्वी के वातावरण में, जो ये गैस पाई जाती है अत्यधिक गर्म होती है, मतलब बाकी हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में बात करते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गर्म हवा होती है। ये क्या करती है कि जो सूर्य की द्वारा आती किरणें होती हैं उनमें क्या करती है, उनके किरणों को अवरक्त कर लेती है। अवरक्त किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और जिससे और गर्म हो जाती है। ऑलरेडी गर्म है, उनके सूर्य की रोशनी रोशनी को भी इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और गर्म हो जाती है। तो दोनों गर्म मिलकर क्या करती हैं कि वहाँ के पृथ्वी के वातावरण को और गर्म कर देती हैं। जहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, हरित गृह प्रभाव पड़ता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन नंबर, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था। तो एक राइटर थे, ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है जोसेफ फोरियर। ये 1874 में, ठीक है ना, 1874 में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था। इन्होंने अपने बुक्स में लिखा था, संकल्पना में लिखा था, क्या लिखा था कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार होती हैं, कौन कौन सी गैस ग्रीन हाउस का प्रभाव डालती हैं। ठीक है ना। तो इनकी जो संकल्पना हुई थी उन्होंने कब किया था, 1874 में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव से में योगदान देता है। यानी इनमें से कौन सा गैस समूह है, यानी दो का जो गैस समूह है, कौन ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है। देखिए, अमोनिया तथा ओजोन, ओजोन तो करता है पर अमोनिया नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो करता है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करता। ठीक है ना। कार्बन उत्सर्जन तथा ओजोन, ओजोन तो करता है लेकिन कार्बन उत्सर्जन नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन ये दोनों करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यानी CO2 प्लस क्या होता है, CH4। ठीक है ना, ये दोनों जो गैस समूह है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, योगदान देती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। देखिए, बात है कि वैश्विक ताप की, इसमें पूछा वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा, CO2 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। क्यों, हमने बताया ना कि सूर्य की किरणों को भी क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और अपने साथ और भी गर्म कर लेता है। जैसे हम बात करें कि जैसे कहीं आग लगी है, ठीक है, और उसमें क्या हो, कोयले की भी और आग डाल दिया जाए तो और भी गर्म टेम्परेचर हो जाएगा। तो सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है गर्म होती है, और वो क्या करती है, सूर्य की किरणों को और भी अवशोषित करके और भी वातावरण को गर्म कर देती है। तो उसमें प्रमुख योगदान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। देखिए, ये जो बातें हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक कौन सी गैस है जो इफेक्ट करती है। ठीक है ना। तो जो हमारा जल वाष्प होता है, जल वाष्प हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ग्रीन हाउस गैस को। क्यों क्यों करता है भैया, जो जल वाष्प से जो हमारा उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैस का, वो होता है लगभग 36 से लेके 70% तक। ठीक है ना। जलवाष्प सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, यानी एक नंबर पे जलवाष्प हो गया। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी CO2 की। CO2 क्या करता है कि 9 से लेकर 26% तक ये जिम्मेदार होता है, किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसके बाद क्या होता है, मीथेन। तीसरे नंबर पे मीथेन यानी CH4 होता है। ये कितना होता है, ये लगभग 4 से लेकर 9% तक जिम्मेदार होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ओजोन। चौथा, ओजोन। ओजोन क्या होता है, 3 से लेकर 7% तक ये जिम्मेदार होता है, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाने में ये योगदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ठीक है ना। तो जो ग्रीन हाउस गैस को मुख्यतः 6 गैस को माना गया है, और किसने माना है, IPCC। इसका जो फुल फॉर्म होता है मित्रों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने क्या किया है कि 6 गैसों को, ठीक है ना, 6 गैसों को मुख्यतः क्या माना है, ग्रीन हाउस गैस माना है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, जल वाष्प है,
नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सही। और इसमें एक और जोड़ लीजिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, ये 6 गैसें मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ठीक है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मीथेन, यानी CH4। मीथेन कहाँ कहाँ से पाई जाती है, ठीक है ना, तो धान के खेत से पाई जाती है, दलदली भूमि से पाई जाती है, कोयले की खदान से पाई जाती है, जो हमारे जानवर होते हैं पशु खाना खाने के बाद जो रात को खाना अपना चबाते हैं पचाते हैं, यानी उनकी जुआल से जो मुंह चलाते हैं ना, तो उसमें से जो निकलने वाली गैस होती है वो भी मीथेन होती है। ठीक है ना, तो अक्सर पूछता है कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, तो कोयले की खान से, धान के खेत से, दलदली भूमि से, पशुओं के जुआल से। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट ये आज का हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम एनवायरनमेंट का सेशन लाएंगे जीएस का, और जीएस में अब एनवायरनमेंट चलेगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी आएगी। ठीक है मित्रों, आप अभी तक अगर मेरे चैनल GS.Educare को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, और अपना कमेंट्स इस वीडियो के अंत में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच।